उन लोगों ने चर्चा की है। खास करके पंजाब, जब भाटिया साहब गवर्नर थे यहाँ, पंजाब के रहने वाले थे, तो उन्होंने उसी समय हमको कहा कि साहब पंजाब में तो दिक्कत हो रही है, यहाँ से जाने वालों की संख्या कम हो गई। एक और कार्यक्रम था मीडिया के द्वारा ही आयोजित, उसमें पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी ने इस आशय का वक्तव्य दिया। हमारे उप मुख्यमंत्री जी जब गए गुजरात, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि साहब जो लोग गए हैं लौट कर आ नहीं रहे हैं, आप कह दीजिए कि लोग आएँ। तो मतलब लौटना, मेरे इतनी संख्या में जाने की अब कोई मजबूरी नहीं। हालांकि अभी भी लोग जाते हैं। बिहार में काम बढ़ रहा है, लोगों को यहाँ मजदूरी का काम मिल रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो बाहर जाने की मजबूरी न रहे। मैंने ये 2005 के अपने न्याय यात्रा में प्रत्येक जनसभा में कहा, मैंने ये बात कही कि भाई कोई मजबूरी के चलते 2 जून की रोटी के लिए बाहर जाने को मजबूर न हो। हम जरूर ऐसा चाहेंगे। कोई ज़्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो आज जो रिपोर्ट आई है उसी से संबंधित है, और ये इस बात का अपने आप में परिचायक है कि लोग अब उतने मजबूर नहीं, अभी भी जा रहे हैं, संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। बाहर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी उम्मीद बड़ी है आपसे, और ज़्यादा लोग बिहार लौट रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है सबको काम देना आगे आने वाले? तो बिहार का काम देखना ही अपने आप में चुनौती है। तो हम तो चुनौती को अवसर में बदलने के आदी। तो चुनौती है तो तभी तो कोई काम करेगा। कोई चुनौती नहीं रहे तो घर में सो जाएगा। चुनौती रहती है तभी तो उसका मुकाबला करने में मन लगता है। अब कोई चुनौती ही ना हो तो क्या कीजिएगा। तो चुनौती तो है ही। चुनौती तो अपने आप में बिहार का काम संभालना कम चुनौती है। यहाँ का कानून का राज कायम करना कोई मामूली बात नहीं। अब तो जो काम हो रहा है उसका असर पड़ रहा है, और जब काम होगा तो ज़्यादा काम की अपेक्षा भी पैदा होती है। तो जो भी संभव है हम लोगों से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमारे काम को देख रहे हैं, हमारी नीयत को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो है, काम करने का इरादा होना चाहिए, उसके लिए सार्थक और सक्रिय प्रयत्न होना चाहिए। ये लोग देख रहे हैं। अब जो काम हो रहा है उसका असर क्या है, काम किस ढंग से क्रियान्वित हो रहा है योजनाओं पर, ये देखने के लिए हम खुद ही जिलों में 2 से 4 दिन रह रहे हैं। तो ये भी तो एक प्रयास ही है। मुख्यमंत्री पटना हाई कोर्ट ने जो एससी बिल की सीबीआई जांच की मांग किया गया था, इसका खारिज कर दिया। इस पर हमें क्या कहना। इस पर तो जो फाइल करते हैं वो लोग कहेंगे, हमारे कहने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। चीन से तो अभी आई ही, चीन तो गई थी। ये तो शिष्टाचार है, जब कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो आमंत्रित करता है। लेकिन चीन से तो हम इस बार आए ही हैं, चीन देखा ही है। कल हमसे मिले थे चाइनीज बुद्धिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हमारी चीन में भी मुलाकात हुई थी और उनसे काफ़ी देर चर्चा हुई थी। और वहाँ लोगों ने कहा था कि अब ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, तो उनके नेतृत्व में एक बड़ा जत्था बिहार के भ्रमण पर आया हुआ है। कल वो आए थे और आज बोध गया में हैं, नालंदा जाएंगे, राजगीर जाएंगे, इन सब चीज़ों को, सब जगहों पर जाएंगे वो। तो कल भी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने जो कहा है, मुख्य बात यही थी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। कल ये भी चर्चा हुई कि एक समय था जब ह्वेनसांग आए तो उनको वर्षों लगा चीन से बोध गया और नालंदा आने में, और अब घंटों में चीन से यहाँ लोग पहुँच सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है कि अब वहाँ से यहाँ आना कठिन नहीं।
तो अच्छी बातचीत हुई है और लोग आएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने चीन में भी एक समस्या का जिक्र किया था, उसका समाधान हमारी एम्बेसी है वहाँ उसने कहा था कि हम कर देंगे। तो मुझको लगता है कि अब ज़्यादा फ्लो होगा, चीन से भी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाए। तो आपको लगता है कि अभी तक अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देते आए थे? नहीं, अधिकारियों का तो काम जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना ही है, समय समय पर रिट्रेट होता है, लेकिन कर्टसी के लिए और बाकी कैसे व्यवहार करना है इसके लिए बना हुआ पुराना कोड है। और हम लोगों की जब सरकार बनी थी तभी चीफ सेक्रेटरी के स्तर से इसको रिपीट किया गया, उसके बने हुए कोड हैं। मैं समझता हूं कि आपने शायद जिक्र करना चाहा होगा पंचायत प्रतिनिधियों की बात, तो पंचायती राज विभाग ने लिखा होगा, तो ये तो उनका काम है, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना और उनके जो अधिकार हैं, कानून सम्मत अधिकार हैं, उसके बारे में कुछ शिकायतें आती रहती हैं, मिलती रहती हैं, तो इस पर उन लोगों ने किया होगा, जो कि वाजिब है और ठीक है, करना ही चाहिए। हो सकता है लोगों को बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं हो तो जानकारी दे देनी पड़ती है, और उसके बाद भी अगर शिकायत रहेगी तो केस टू केस बेसिस पर एक्शन भी होगा। गवर्नमेंट के बीच में तनाव में कुछ कमी आई है? मुझे तो कोई तनाव की जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री जो सेवा यात्रा में जो मुजफ्फरपुर भी आप गए तो करप्शन भी बहुत डाउन लगा है, बहुत सारे मैटर्स आ रहे हैं, क्या लगता है कोई सॉलिड प्रोग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी? आपने मुजफ्फरपुर में ऐड किया, वीडियो को सस्पेंड भी किया था, ये सब तो रूटीन काम है। अब तो शिकायतों में कमी आई है राइट टू सर्विस एक्ट के लागू होने के बाद से, वरना उसके पहले जाते थे तो सरकारी दफ्तरों की, नीचे स्तर के सरकारी दफ्तरों की ढेर सारी शिकायतें मिलती थी। आज अब उस प्रकार की शिकायत नहीं। अब और भी जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं या पंचायतों से संबंधित शिकायतें हैं, उसको दूर करने के लिए तो अब कैंप लगाकर इंदिरा आवास के आवंटियों को, लाभार्थियों को पासबुक दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ दिखाई पड़ा विकास यात्रा और विश्वास यात्रा के क्रम में, उसी का तो ये परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी गहन हमने समीक्षा की है। अब धीरे धीरे इंदिरा आवास वाली शिकायत समाप्त हो रही है। मनरेगा को लेकर के कुछ शिकायतें आई है तो उसको भी टाइटन किया जाएगा, कैसे कोई जो उसका गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम होगा। और अभी आपने देखा कि आगे की योजनाओं के लिए उस पर हम लोगों ने एक्शन ले लिया। 2 अक्टूबर को ही पूरे बिहार में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें जो अगले साल की कार्य योजना है उसका अनुमोदन किया गया, पास किया, और उसी के आधार पर काम होगा। तो ये सारे एक्शन इसलिए लिए जाते हैं कि पारदर्शिता हो, कोई अपनी मर्जी से कोई काम न कर सके, या कहीं पर भी कोई और शिकायत किसी योजना के क्रियान्वयन में जो पहले से हो चुकी है उसके बारे में शिकायत आई है, तो उसका एकमात्र तरीका है हर मामले की जांच कराना, और जांच में जो दोषी है उसको चिन्हित करके उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई करना। ये तो करना ही पड़ेगा, इसके सिवा तो कोई विकल्प नहीं। या मान लीजिए मनरेगा में कोई शिकायत आती है, तुरंत जांच करके देखा जाएगा कि जिसको पेमेंट हुआ है वाकई उसने कहा या नहीं कहा कि हमारे, या उसके नाम से फर्जी पैसा किसी ने निकाल लिया। तो ये सारी बातें ऐसी है कि निरंतर देखने से, इसलिए हमने एक तय कर दिया है, मुजफ्फरपुर ज़िले में हमने निर्देश दिया कि प्रति सप्ताह एक दिन जितने अधिकारी हैं वो सब नरेगा के कार्यों की जांच पड़ताल करेंगे, फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, मस्टर रोल देख लेंगे, जॉब कार्ड कहाँ है देख लेंगे, जो पैसा मिलता है पेमेंट होता है वहाँ देख लेंगे, रोजगार सेवक कहाँ है, कार्यक्रम पदाधिकारी कहाँ, ये सारी बात एक दिन एम्फेसिस होगा उसी पर। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई करने के बाद धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगा, कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी। देखिए भ्रष्टाचार भगाने का तरीका है उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ना,
उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ना। पूरे राज्य के लिए होगा क्या मेडिकल? नेचुरली मुजफ्फरपुर में आज कहा तो मुजफ्फरपुर में हमारे अब कोई ज़िले में जो बैठक हम करते हैं वो कोई एक ज़िले के ही सिर्फ अधिकारी थोड़ी रहते हैं। एक तो कमिश्नरी के बाकी के भी जिलाधिकारी वगैरह रहते हैं और दूसरी बात हमारे राज्य के अधिकारी रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण रहते हैं। तो ये हमने वहाँ के लिए कहा। वहाँ कुछ शिकायतें आई, जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए थे, सारे हमारे विधायक सांसद सब थे। तो हमारा काम है कि हम जब कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें लोगों का सुनते भी हैं, क्या रास्ता है, लोगों को हम अराउज करते हैं कि आप बताइए क्या रास्ता है और कैसे दूर किया जाए। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं। कोई इशू को पकड़ा, वो जूझना पड़ता है समस्या से। अब यूं तो बोलने के लिए सब आज़ाद है, एक जनरल स्टेटमेंट दे दे, तो जनरल स्टेटमेंट से मेरा काम तो नहीं चलने वाला। चूँकि आज बिहार की जनता ने हमको काम करने के लिए चुना, तो जनरल स्टेटमेंट तो और लोग दे करके निश्चिंत हो जाएंगे। हमारे लिए तो उसमें जूझना है, तो जूझते हैं। जो मेरी समझ में जितनी बात आती है हम उतना करते रहते हैं, और बाकी जो कुछ भी बात आती है उसका हम स्वागत भी करते हैं। यानी अपना आँख कान खोल करके लोगों के बीच में जाइएगा तो समस्या भी दिख जाएगी, उसका समाधान भी मिल जाएगा आपको। तो करते रहते हैं। मायावती जी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4 राज्यों के गठन के लिए प्रस्ताव ला रही हैं। आपने भी समर्थन किया था कुछ दिन पहले, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि छोटे राज्यों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिससे कि डेवलपमेंट में भी बाधा होता है? फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड का हम लोग देख रहे हैं, गोवा में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती है। देखिए, हमारी जो प्रतिक्रिया थी उसको सही संदर्भ में देखना चाहिए। हम कोई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारी प्रतिक्रिया नहीं थी, या किसी अन्य राज्य के संदर्भ में मेरी प्रतिक्रिया नहीं थी। मेरी प्रतिक्रिया थी सिद्धांत पर, कि हम लोगों का सदैव से ये विचार रहा है कि अगर राज्यों के आकार अपेक्षाकृत छोटे हों, छोटे का मतलब ये थोड़ी होता है कि आज जो जिला है उसको आप स्टेट बना दीजिए। छोटे का मतलब है कि ऐसा साइज होना चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो, रिसोर्स के दृष्टिकोण से और कई दृष्टिकोण से। अनावश्यक स्थापना का व्यय भी नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन हाँ, इतना होना चाहिए कि एक सरकार अपने पूरे राज्य की समस्याओं को समझकर उस पर काम करने की कोशिश करे। छोटे राज्य का मतलब न कोई बहुत बड़ा न कोई बहुत छोटा। छोटे का मतलब होता है, अब जैसे बिहार है, तो बिहार था तो उससे झारखंड निकल गया, तब बिहार बच गया। तो बिहार एक आइडियल साइज है, मात्र 94,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है और 10 करोड़ 38 लाख 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी है। तो आबादी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा, आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा। तो एक साइज के तौर पर हमने कहा, हम छोटे राज्य का मतलब ये थोड़ी है कि 2 जिला 3 जिला को लेकर के एक, 4 जिला को लेकर के एक बना दीजिए, तो वो फिर उसको चलाना। और आपने ठीक कहा, वो सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 100 के नीचे तो रहनी नहीं चाहिए। इंस्टेबिलिटी वहाँ आती। आप एक राज्य बना दें, फिर उसके निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार से परिसीमन होना चाहिए कि किसी भी विधानसभा में 100 से ज़्यादा लोग रहें। अब इतना कम संख्या होती है, इसी में ज़रा इधर से उधर हो जाता है। अब झारखंड का लीजिए ना, झारखंड जब बिहार के साथ था, आबादी के दृष्टिकोण से कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्योंकि कोई 48% एरिया जो बिहार का था वो गया है झारखंड में। तो एरिया के हिसाब से बहुत अच्छे साइज का स्टेट है, लेकिन आबादी कम है। 25% जो बिहार का पॉपुलेशन था वहाँ गया। तो एरिया ज़्यादा है। आप एरिया देखिए, 48% एरिया है, और उस पर आप गौर करके देखिए तो असेंबली सेगमेंट 80 और 52% पर 243। तो आबादी और क्षेत्रफल दोनों का एक तालमेल बिठा करके ज़्यादा संख्या। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई झारखंड में 225 बना दीजिए,
लेकिन आबादी और उसका दोनों का तालमेल बिठाते हुए संख्या तो बढ़नी चाहिए। मैंने एक उदाहरण के तौर पर कहा, तो उससे मेरी समझ है कि उससे थोड़ी स्टेबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन बहुत बड़े बड़े राज्य अब हैं, अब उसका कोई बहुत मतलब नहीं, क्योंकि राज्यों पर जवाबदेही भी काफ़ी है। तो राज्यों पर बहुत जवाबदेही है, तो बहुत ह्यूज एरिया रखने से क्या फ़ायदा। लेकिन मेरा ये विचार कोई यूपी के संदर्भ में नहीं है। हमने यूपी का कोई अध्ययन नहीं किया है कि वहाँ कितने राज्य बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। जो प्रस्ताव है उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमने जिसको कहिए कि मोटे तौर पर सिद्धांत के आधार पर हमने छोटे राज्यों की बात की है। वो तो बहुत बड़ा स्टेट है, वो तो आप एरिया से भी देखिए तो बहुत बड़ा स्टेट है। हमने उसकी बात कही। माने झारखंड बन सकता है, उत्तराखंड बन सकता है, तो फिर ये देखना चाहिए पूरे देश का नए सिरे से पुनर्गठन करना चाहिए। अब बिहार ह्यूज था, अब हो गया एक। अब हमारा संकल्प है कि 6 घंटे से कम समय में किशनगंज के देहात का भी आदमी पहुंच जाए, तो साइज ऐसा है, कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऐसे इस प्रकार का साइज एक हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा चल सकता है, तो एक आइडियल साइज होना चाहिए। तो और राज्यों के पुनर्गठन में क्या कठिनाई है मुझको, लेकिन ये तो वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है, ये हमारे कहने से थोड़ी होगा। उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों में विभाजन होना चाहिए या नहीं? हमारा कोई अध्ययन नहीं। हम कभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं, देश भर में बना दे तो अच्छी बात है, नए सिरे से बना लें सबके पुनर्गठन की। लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत उबल रही हैं, वो पुनर्गठन आयोग के भरोसे नहीं टिकेगा। ये तो हम लोग उस समय भी कहे थे कि भाई 2-3 राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था एनडीए के टाइम में, राज्य पुनर्गठन आयोग उसके पहले से कहते रहते थे, लेकिन मामला गहराता गया, पुनर्गठन हो गया। तो अभी जो ताज़ा है कुछ मामला, वहाँ पर पुनर्गठन आयोग की बात करने से उनके मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि हमारे मामले को टालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन उन मामलों को छोड़ करके, मैं आंध्र तेलंगाना के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, जनरली राज्यों के पुनर्गठन के लिए हो जाए। लेकिन आजकल तो कुछ बन जाता है, उसका तो ख़त्म होता है। कोई चीज़ बना दीजिए, उसके बाद वो फिर से पुनर्गठन में समाप्त नहीं होता है, ये देखा गया है। अब झारखंड में इस बात को लेकर के पुरानी मांग थी, झारखंड बन गया, झारखंड अपनी चिंता करेगा, उसमें केंद्र सहायता करेगा। बिहार अपनी चिंता कर रहा, केंद्र से जो मदद चाहते हैं वो नहीं मिलती है, बावजूद उसके कुछ काम हो रहा। बाहर जाने वाले, मजदूरी के लिए जाने वालों की संख्या घट रही। यहाँ भी मिथिलांचल की मांग उठती रही है। एक जगह से जमीन की मांग की गई है, या 3 जगह पर जमीन अधिग्रहित करके दिया था, और एक कहा है कि एक जगह ही जमीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ मांग है? नहीं, हम लोग तो एक जगह जमीन करने के लिए प्रयासरत पहले ही से हैं। ये जो जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, ये जमीन है, सरकारी जमीन है, और वो एक ही जमीन है। बीच में पहले कुछ लोगों को पर्चा दिया गया था, लोग सेटल्ड हैं, कोई अवैध नहीं, सेटल्ड हैं कुछ लोगों को। तो हमने पहले ही से कहा कि उन लोगों से बातचीत करके अगर एक किनारे करके मिलाया जा सकता है तो वो कर लीजिए, या अन्य प्रकार से एक कंटिगुअस ज़मीन हो जाए तो वो कर लीजिए। हमने कमिश्नर और डीएम किशनगंज को और यहाँ हमारे जो राजस्व विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको, मुख्य सचिव और यहाँ के अधिकारीगण तो थे, इनके साथ मीटिंग की है आज से 2 महीना पहले ही, और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि इसमें सफलता भी हासिल हो रही है। कुछ ज़मीन निकली है और ज़मीन निकल गई है तो सरकारी ज़मीन हम चाहेंगे तो, लेकिन यूनिवर्सिटी जल्दी काम शुरू करें। हम ज़मीन की चिंता तो छोड़ दें, उनको तो उपलब्ध करा दें। हमने शुरू से कहा कि भाई कुछ तो शुरू कीजिए,
जो 3 टुकड़े में ज़मीन की बात कर रहे थे, 150 एकड़ से ज़्यादा एक ही जगह है। हमको भाई कुछ काम तो शुरू करिए, बाकी सब आपकी समस्या हल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि समस्या हल हो रही है। और हमारा कार्यालय निरंतर वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में है और अच्छी खबर हम बहुत जल्दी देने की स्थिति में शायद हो जाए, ऊपर वाले ने चाहा तो। नहीं, एक जगह ज़मीन देंगे ना, दूसरी जगह हमारे पास होगी तब ना। हमारे पास दूसरी जगह ज़मीन हो तब ना। ये तो सरकारी ज़मीन की बात हम कर रहे हैं। नहीं तो एक्विजिशन करना तो एक लंबी प्रक्रिया है। एक्विजिशन का प्रोसेस तो जब एक्वायर करने की बात उठेगी तो एक्वायर करने में नियम के मुताबिक जो समय लगता है वो तो लगेगा ही। और उसके लिए मुआवजा और ज़्यादा मुआवजा देने का कानून पेश हो चुका है संसद में। तो कोई भी चाहेगा कि नया जो आने वाला है उसके मुताबिक हो, ये तो वेट करना पड़ेगा। तो अधिग्रहण वगैरह में तो, और छोटी जोत के लोग हैं, अधिग्रहण करिए तो उतने लोगों का तो लाइवलीहुड जाता ही है, सरकारी ज़मीन। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जल्दी अपना काम करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन का विवाद सिर्फ पैदा करके अपना नहीं खोल पाने के ऊपर कोई, तो हम तो किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं। किशनगंज तो मेरे दिमाग की उपज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कटिहार में ज़मीन मांगी, किशनगंज में तो हमने ज़मीन दे करके किशनगंज की पहल की। आज जो एक से एक बहादुर लोग मैदान में कूदे हुए हैं, उनका कोई योगदान किशनगंज के लिए नहीं। लेकिन अब कूदे हुए हैं तो कूदे हुए लोकतंत्र है, अपना करने दीजिए, हम लोग क्या करें, उसमें हमारा क्या ऐतराज़ है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल पर अपनी विस्तृत राय भेज दी है और जो हम लोगों की राय है उसको हम लोगों ने रिलीज भी किया था। आप लोग चाहिएगा तो फिर हम कॉपी उपलब्ध करा देंगे। और एनडीसी की जो मीटिंग थी उस समय भी हमने कुछ कंसर्न्स को रखा। वो नॉट सेल वाली बात नहीं है, वो आप नहीं दिखा पाइएगा। मैं सही कहता हूँ, न्याय करना चाहिए। हम अगर उसमें आपको बताने लगेंगे तो उतना वक्त किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पास एक आदमी के स्टेटमेंट के लिए नहीं होता। उसके लिए तो आपको स्पेशल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसको देखता ही कम लोग।